अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद जो सूरत हाल है, अगर हम उसकी बात करें तो आलमी अमन को शदीद ख़तरात लाक हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपनी सदारती मुहिम के दौरान नो मोर वॉर पॉलिसी का बयानिया बनाते हुए वादा किया था कि अब अमरीका कोई नई जंग नहीं शुरू करेगा, इनकी तरफ से इस बयानिए की नफ़ी करते हुए इतवार की सुबह को अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान की 3 एटमी तनसीबात यानी कि नतान्स, अस्फहान और फर्दू को निशाना बनाया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह करने का दावा करते हुए ये कहा है कि अब ईरान को जंग की बजाय अमन कायम करने की बात करनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान करते हुए यह दावा किया गया कि ईरान के यूरेनियम के तमाम असासे अभी भी महफूज हैं। इसके अलावा ईरानी पार्लियामान ने अपनाए हुर्मस बंद करने की मंजूरी देते हुए हतमी फैसला मुल्क के आला तरीन सिक्योरिटी इदारे की मंजूरी से मशरूत किया है। 33 किलोमीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल आबनाए हुर्मस, जहाँ पर अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यौमिया 2 करोड़ से ज़ायद बैरल तेल की तरसील की जाती है। इस गुजरगाह के बंद होने पर यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इससे तेल की कीमतों में बड़ी हद तक इजाफा भी हो सकता है। JP मॉर्गन, जो कि एक आलमी मालियाती इदारा है, इसके मुताबिक आबनाए हुर्मस बंद होने से तेल की कीमत फ़ी बैरल 120 से 130 डॉलर तक पहुँच सकती है, जो इस वक्त 76 डॉलर फ़ी बैरल है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या आबनाए हुर्मस की बंदिश ईरान का आखिरी कार्ड है, या ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों में अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद अब ईरान में भी निज़ाम हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन्होंने अपने हालिया पैगाम में तब्दीली का इशारा देते हुए कहा कि अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो फिर तब्दीली क्यों कर हो। अब सवाल यह है कि अमरीका, जो इससे पहले सिर्फ ईरान के जौहरी हथियारों को ख़तरा समझता था, अब क्या वो ईरान के निज़ाम हुकूमत में किसी तब्दीली में अपना रोल अदा करने की तरफ जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसके खित्ते और पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अवैस तौहीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। जॉन हुसैन ईरानी सहाफ़ी हैं, आप हमारे साथ मौजूद होंगे। और एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जुमेरात को हम सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि 2 हफ़्ते की मोहलत मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद में जो तवक्को थी कि इस टाइम में कोई डेलिब्रेशन होगी, कोई बातचीत की जाएगी या रीअसेस किया जाएगा सारी सिचुएशन को, इजराइल को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कन्विंस करने के लिए अमेरिका को कि वो इस जंग में कूद जाएं। इतना जल्दी हमने देखा कि अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन गया। क्या लगता है आपको कि ये एक एनिमी को सरप्राइज़ करने वाले टैक्टिक्स थे, वो जिसको दूसरी जंग अज़ीम में ब्लिट्ज़क्रीग कहते थे, कि कहना कुछ और करना कुछ और ताकि प्रेपरेशन ना हो सके आपके एडवर्सरी की? तो वो केस है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनको लगा कि अब ये फ्यूटाइल है कि हम बातचीत करें, इसीलिए अब काइनेटिक एक्शन ही करना पड़ेगा? फॉर हैविंग मी। अच्छा, आई थिंक जो मेरा अपना ज़ाती नज़र है, हो सकता है सरप्राइज हो सकता है कि रियलाइजेशन भी हो कि अब शायद ईरान नेगोशिएट नहीं करेगा एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू सेव फेस एंड टू गो अहेड एंड अटैक एज सून एज पॉसिबल, ऑब्वियसली विद अ सरप्राइज। तो आई थिंक दोनों चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली दे डिड रियलाइज कि नेगोशिएशन नहीं होगी, क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट्स आ रहे थे यहाँ से कि यहाँ से बिल्कुल भी नेगोशिएशन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं होगी। तो परहैप्स इट्स ब्लिट्ज़क्रीग, बट एट द सेम टाइम इट माइट बी अ रियलाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स के अभी जो है वो कोई फायदा नहीं है बात करने का, तो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड हेल्प इजराइल। नहीं जॉन, मीडिया पे तो रेटरिक ये होती है ना, हर कंट्री की तरफ से कहा जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान में या ईरान की लीडरशिप में बिल्कुल ये सेंटिमेंट नहीं था कि चाहे किसी डील की तरफ चला जाए ईरान और कुछ ना कुछ चीज़ें डी एस्केलेट हो जाएं? ऑब्वियसली वो तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह से मेन लैंड पे, शहरों में, तेहरान में हमले होते रहें। तो आपको लगता है कि बिल्कुल कन्विक्शन नहीं थी बातचीत करने की ईरान की? देखिए, ईरान का जो सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं पेज़ेश्कियान साहब, वो रिफॉर्मिस्ट हैं, और जो पार्लियामेंट है उसके अंदर प्रिंसिपलिस्ट बैठे हुए हैं जो कि कंजर्वेटिव राइट विंग आई कुड से हैं। सुप्रीम लीडर ऑन दी अदर हैंड, उनका अपना एक रिलीजियस आई गेस सपोर्ट भी है, उनका एक पावर बेस भी बहुत स्ट्रांग है। तो सवाल ये होगा कि किससे पूछें। गवर्नमेंट चाह रही थी कि नेगोशिएट कर लें, हो जाए, अनऑफिशियली दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट सिपाही पासदारान यहाँ की और जो यहाँ की जो सुप्रीम लीडर है और यहाँ की जो जनरल पॉपुलेशन है, they were not in favor of having negotiations with the United States as far as I've seen. Obviously लोग चाहते थे कि नेगोशिएशन हो, लेकिन तब हो जब इक्वालिटी के बेसिस पे, सॉवरेंटी की बेसिस पे, इंटेग्रिटी की बेसिस पे आ जाए ईरान इक्वल विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल।
तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो आई डोंट थिंक आवाम का सेंटिमेंट इस तरीके का है कि किसी भी तरीके की निगोशिएशंस होनी चाहिए फ्रॉम रिफॉर्मिस्ट एंड प्रिंसिपलिस्ट बोथ। ठीक है खालिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो मैंने बात की कि 15 दिन का वक्त दे के उसके बाद में इस तरह से अटैक कर देना, तो इसमें आपका टेक क्या है? और दूसरी चीज़ ये कि ये जो कहा जा रहा है, जिस तरह जॉन ने भी कहा कि ईरान में ये सेंटिमेंट मौजूद नहीं था कि कोई बातचीत की जाए इस तरह की, तो क्या इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अंडरडॉग जो है, जो कमज़ोर फरीक है, वो क्या ईरान नहीं है आपको लगता है? और अगर वो है तो फिर बातचीत करने पे बिल्कुल आमादगी ना होना, इज़ इट सरप्राइजिंग? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए बिल्कुल टू फ्रंट है ये मेरी नज़र में। टू फ्रंट ये है कि एक ये डिसेप्शन टेक्निक थी जो दुनिया जब से शायद दुनिया बनी है, जब जंगें लड़ी हैं, मिसलीड किया जाता है दुश्मन को और शायद जस्टिफाइड भी समझा जाता है। एक स्ट्रैटेजी या ऑप्शन ये नज़र आती है, लेकिन एक और कंपल्शन भी नज़र आती है जो अनफोर्सीन थी शायद इजराइल और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ख्याल ये है कि इजराइल ने जब अटैक किया था पहले दिन और 200 जहाज़ों के साथ जो अटैक किया था, उनका ख्याल ये था कि हम इतनी ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन करेंगे, बोथ मोरल की भी, मिलिट्री की भी, लीडरशिप की भी, इतने डायमेंशन पे करने के बाद शायद इजराइल इतना कामयाब हो जाएगा कि ईरान को उठने का मौका ना दे और शायद रिजॉल्व ख़त्म कर दे या ऑब्वियसली विल टू फाइट पे तो ख़त्म कर ले। और ये एक पॉसिबिलिटी उनको लगती थी। ईरान ने जिस तरह हिट बैक किया और थोड़े दिन बाद अनफोल्ड हुआ, जो मेरी थोड़ी सी रिसर्च थी उसमें समझ आई कि उन्होंने वाकई आउटस्मार्ट एक सेंस में किया इजराइल को। वो ये किया कि जब उन्होंने ड्रोन फायर करने शुरू किए, बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियली शुरू किए, वो बड़े कॉस्ट इफेक्टिव थे, यानी वो लेस कॉस्टली थे और इतने इफेक्ट भी नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि इजराइल को ये मालूम नहीं था कि ये थ्रेट कितनी सीरियस है और उनको शायद आइडेंटिफाई करने में भी देर लगी, तो उन्होंने हर आने वाले प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जो कि बहुत महंगा सौदा था। अगर इधर से ये 100 मिलियन के मिसाइल मारते हैं तो उधर से 2 बिलियन का उनको इंटरसेप्शन करनी पड़ रही है, ये रेशो बन रही थी। अच्छा, जब इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये एस्केलेट कर गए हैं ईरान वाले, और आपने देखा सिजील और दूसरे वेपन चले गए, माने शुरू है खुर्रम शहर चाहरुम, ये एक मिसाइल भी है जो खुर्रम शहर के नाम पर बनाया था, जो ईरान और इराक के दरमियान जंग हुई थी। तो अभी तक वैसे ऑफिशियली ईरान ने नहीं बताया कि कौन सा मारा था उन्होंने लास्ट 2-3 रातों में, लेकिन जिसने जो सही मानों में हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो 4 से 5 गुना ज़्यादा स्पीड, आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा चलता है, उसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है। तो पहले जो स्लो थे रिलेटिवली, ये बैलिस्टिक थे, वो इंटरसेप्ट करना आसान था। जब वो नहीं हुए और इन्होंने डैमेज भी बहुत ज़्यादा कॉज किया, तब इजराइल ने रियलाइज़ किया कि ये जो कॉस्ट है शायद ज़्यादा बढ़ गई है, और उन्होंने सोचा कि एक ऑप्शन ही है कि बिफोर टाइम, अगर अमेरिका का किसी स्टेज पे था भी आने का, तो बिफोर टाइम अमेरिका को कंपेल करके इंगेज किया जाए, क्योंकि जिस तरह का लॉस इजराइल सफ़र कर रहा था, मुझे लग रहा था कि हुकूमत के लिए भी, मिलिट्री के लिए भी, और ख़ास तौर पे उनके अवाम के लिए भी अनबेरेबल इसलिए हो रहा था कि उनके लोगों ने इस तरह की डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन नहीं देखी। खालिद साहब, अब तो कॉस्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं कैलकुलेट कर रहा था अभी, ये तकरीबन $2 बिलियन का एक B2 जो है, जब ये ऑपरेशनल फ़्लाइट टाइम जिसका बताया जा रहा है $150,000 पर आवर पर फ्लाई करता है, तो इस सारे ऑपरेशन की कॉस्ट अगर कैलकुलेट की जाए, इट इज़ समवेयर इन बिटवीन $5 to $15 बिलियन। और इससे फिर अमेरिका ने, आपको लगता है, इतना कुछ गेन भी किया जितना लूज़ कर दी है? ये एग्जैक्टली ये जो आपके डाटा का, ये मेरी बात को और ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपने देखा बर्दाश्त कौन कर रहा है ये खर्चा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहा है, और एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी भी अमेरिका की इजराइल ने हासिल कर ली कि हम विक्टिम हैं, हम पर हमले हो रहे हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिका माइटी मुल्क है, उसको ये बिलियंस कुछ नहीं कहते, इजराइल को बहुत कुछ कहते हैं, ऑब्वियसली आपने नोट किया। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया शुरू में कि इजराइल के लोग बहुत डेवस्टेशन का शिकार हो रहे थे जो उन्होंने देखा नहीं था पास्ट में। वो तो ये जो किलिंग है, जो डिस्ट्रक्शन है, ये तो दूसरे मुल्कों पर करते रहे, उनको इन्फ्लेक्ट करते रहे। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि ग्रिड स्टेशन के बगैर कैसा रहना होता है, हॉस्पिटल बिजली चली जाए तो क्या होता है, बंकर्स के अंदर दरमियान में पूरी रात गुजारना कैसा होता है। तो उन दे वर रनिंग आउट ऑफ स्टैमिना। अभी भी देखिएगा, मैं कल परसों से भी कह रहा हूँ, जब से अमेरिका ने हमला किया, और मैं मेरा यही मानना है या मेरा बिलीव है कि ईरान के पास यही एक ऑप्शन है कि वो यही करे, क्योंकि अमेरिका के टारगेट्स को हिट करना प्रॉब्ली नॉट अ वायबल ऑप्शन एट दिस टाइम, खास तौर पे जब उनका वॉर स्टैमिना बड़ा लिमिटेड है। ठीक है, मैं ईरानियन रिस्पांस पर आता हूँ, लेकिन इससे पहले अवैस, जिस तरह वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वुडरो विल्सन ने बड़ी फेमस स्पीच की थी पीस विदाउट वॉर वाली, लेकिन बाद में उन्होंने ये जवाब बनाया कि चूँकि हमारे नेवल शिप्स पर अटैक हो रहे हैं तो हमें जंग में जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है रीसेंट हिस्ट्री में शायद इतना एंटी वॉर प्रेसिडेंट जितने डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे थे इलेक्शन से पहले, कोई आया नहीं होगा। लेकिन उसके फौरी बाद इस तरह का इनिशिएटिव ले लेना क्या साबित करता है कि वही जो आर्गूमेंट होता है कि कोई भी आ जाए अमेरिका में प्रेसिडेंसी के अंदर, लेकिन जो अमेरिकन डीप स्टेट की पॉलिसी है उसी को टो करना पड़ेगा, एंटी वॉर और प्रो वॉर कुछ भी नहीं होता। डू यू एग्री विद दैट?
बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका इंटीग्रल पार्ट है टू सपोर्ट इजराइल। तो चाहे वो रोनाल्ड रेगन हो, चाहे वो जॉर्ज बुश हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे बाइडन हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। और डोनाल्ड ट्रंप के तो सख्तगीर मौक़िफ़ आपने बहुत पहली दौर में भी देखा है, जब उन्होंने यरूशलेम को दारुल खिलाफा मान लिया था इजराइल का, और एम्बेसी जो है वो यरूशलेम में मुंतकिल कर दी थी। और अभी जब आप देख रहे हैं कि जब पहले कह रहे थे कि जी हम सिफारतकारी से कोई रास्ता निकालेंगे ईरान के साथ, 5 राउंड ऑफ टॉक्स भी हो गए थे। देखिए, जो आप पहले बात कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट से, सिफारतकारी में जो लैंड माइन्स बिछाई हैं वो तो अमेरिका और इजराइल ने बिछाई हैं। ईरान तो सिफारतकारी से इनकारी नहीं है, वो तो मुज़ाकराती मेज पे था। यानी कि 13 जून को जब इजराइल ने जो सिफारतकारी का जो रास्ता था उसमें एक बम मारा, अटैक किया ईरान को, तो उस वक्त ये लग रहा था कि नहीं भाई अमेरिका इसमें जो है वो बिलवास्ता होगा। लेकिन अब जब B-2 तैयारों से न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए हैं, 18 घंटे की फ्लाइट्स लेके डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद फिर वो अपनी तारीफ करते हुए अपने कारनामों की थक नहीं रहे और कह रहे हैं कि वी वर्कड एज अ टीम एंड आई कांग्रेचुलेट इजराइल एंड पीपल ऑफ इजराइल एंड नेतन्याहू। तो इसका मतलब है कि पहले रोज से बराह रास्त इन्वॉल्व थे अमेरिका इस जंग के अंदर जो इजराइल ने ईरान के खिलाफ मुसल्लत किए 13 जून से। तो मुझे लगता है कि इस वक्त नॉन स्टार्टर है ना सिफारतकारी। आप कह रहे हैं कि 15 दिन जीरो। देखिए, एक बात समझने की है, आप कह रहे हैं ईरान से कि न्यूक्लियर प्रोग्राम आप जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करें, आप बिल्कुल खत्म करें। ईरान कैसे मान लेगा? ईरान फिर कहेगा कि इसके बाद इजराइल और अमेरिका आएंगे उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर, और उसके बाद आएंगे पॉलिटिकल रिजीम को, जो उनकी रिजीम है उसको चेंज करने पे, जिसका साफ अंदिया जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम चेंज का जो इशारा दिया है साफ, और वही लग रहा है क्योंकि एवन प्रिजन पे आज जो है इजराइल ने हमला किया है और वो वहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो ये चाह रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के कि वो राइज करें अप अगेंस्ट दी रिजीम। लोगों के मसाइल होंगे रिजीम के साथ, लेकिन ये बात तस्लीम करने वाली है कि सिविलाइजेशनल स्टेट है ईरान, और ये 1953 वाला ईरान नहीं है, 2025 वाला ईरान है। 1953 में जिस तरह अमेरिका ने बरतानिया के साथ मिलके मुसद्दिक की रिजीम को, जिन्होंने जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको नेशनलाइज किया था वेस्ट के खिलाफ, उन्होंने उसको, जी बिल्कुल, तो उसके बाद जो है इन्होंने रिजीम चेंज करवाई थी और शाह ईरान को दोबारा ले आए थे एक एरिस्टोक्रेटिक रूल को। तो ये समझ रहे हैं इस दफा हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है, मसाइल हैं लोगों को ईरान की रिजीम से, लेकिन वो नेशनलिस्ट हैं और इस वक्त रैली कर रहे हैं इस रिजीम पे या फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जॉन जो बात कर रहे हैं अवैस भी के रिजीम चेंज की जो बात है, अब जब ये हमला होता है तो उसके बाद जो पहला स्टेटमेंट था अमेरिका की तरफ से, उसमें वाइट हाउस ने भी यही कहा कि दरअसल ये किसी पॉलिटिकल रजीम चेंज का इनिशिएटिव नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं, इसीलिए हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ईरान की। लेकिन अब जो रीसेंट ट्वीट जिस तरफ इशारा अवैस ने भी किया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पे ये बोल दिया ना, उन्होंने ये कहा कि रजीम चेंज की जो इस्तिलाह है ये सही नहीं है, बिकॉज इफ़ यू कांट मेक ईरान ग्रेट अगेन, तो फिर ऐसा होना क्यों नहीं चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, इम्प्लाइड मीनिंग ये है उसका। तो आपको लगता है कि ये जो यूटोपिया कह लें इसको, जो अमेरिका का है कि वो बाहर से आके इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज करवा लेंगे, और फिर जिस तरह से उन्होंने अभी रिसेंटली सीरिया में इंस्टॉलेशन की है हुकूमत की, यहाँ भी कर लेंगे? आई थिंक रिजीम चेंज की जहां तक बात आती है, पहली चीज ये है कि अगर वेस्टर्न मीडिया को छोड़ें और सोशल मीडिया को छोड़ें, जो लोकल जो हालात हैं जो ग्राउंड पे नजर आता है, वो ये नजर आता है कि लोकलाइज सपोर्ट गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा है, और यहाँ जो विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है उसको पॉपुलिस्ट जो है वो सपोर्ट बहुत किसी हद तक बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा फेवर में। ऑब्वियसली वी डू हैव ऑपोजिशन एज वेल, प्रोटेस्ट आपको पता है 2017 2022 प्रोटेस्ट बिल्कुल हुए, लेकिन जहां तक निजाम की बात आती है वहां तक यहाँ पे लोग अभी ऑपोजिशन से भी आवाजें यही आ रही हैं और दूसरे मुख्तलिफ ग्रुप से भी यही आ रही है कि दे आर स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट। जो बाहर बैठे हुए उनका तो नहीं कह सकते, खैर रजा शाह पहलवी बाहर बैठे हुए और मुख्तलिफ मुजाहिदीन खल्क के नुमाइंदे बाहर बैठे हुए, तो उनका
सकता बहरहाल। लेकिन ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की एडवेंचरिज्म है, देखें वियतनाम वॉर आपकी एग्जांपल आपके सामने, खमीर रोग कितने बुरी तरीके से इन्होंने जो है वो शिकस्त खाई है अमेरिका ने, और मरीन्स को वहां से ले जाना, लाशों को ले जाना पड़ा डिस्पाइट हैविंग बिगर नंबर्स। आपने अफगानिस्तान में देखा कि तालिबान ने इनको किस तरीके से रेजिस्ट किया, डिफीट किया, और वहां से भी जाना पड़ा। इराक में भी अपनी कंट्रोल को स्टेबलाइज नहीं कर पाए, लीबिया को तो उन्होंने खंडर बना दिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट ईरान रिजीम चेंज की अगर बात करें, देखें ईरान की हिस्ट्री, ईरान की जियोग्राफी, ईरान की द स्पिरिट ऑफ द पीपल, आइडियोलॉजिकल जो स्पिरिट है वो बिल्कुल डिफरेंट है इन सारे मुल्कों में से। जो सिंथेसिस है ट्रम्प साहब की और इजराइल की एडवेंचरिज्म का ईरान में जो अभी नजर आ रहा है, वो उसी थीसिस और एंटी थीसिस का नतीजा है जो हमें काफी देर से, ये जो इजराइल ने स्ट्राइक्स करना शुरू की, कोशिश यही जाती थी कि रिजीम चेंज कर लें किसी तरीके से। अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि मकसद रिजीम चेंज नहीं था। अभी भी किसी तरीके से पॉइंट और उसको प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रिजीम चेंज की कोशिश हो जाए, बट आई डोंट थिंक दैट इज प्रोडक्टिव, आई थिंक दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। ये मेरा अपना पर्सनल मौक़िफ़ है। जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, इन प्रॉक्सीज की बात होती है, ईरान कहता है कि वी डू नॉट नीड देयर अलायंस और वी डू नॉट डिपेंड ऑन देम, जबकि अब जाहिर है अब बिल्कुल शिकस्त हुई है हमास को भी किसी तक, अभी तो फाइट कर रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। जॉन शॉर्टली जॉन एक फैक्टर ये भी है कि कोई वायबल ऑपोजिशन ही नहीं है ईरान के अंदर बिकॉज ऑफ देयर इलेक्टोरल प्रोसेस, जो कि बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है कि आप रिप्लेस किससे करेंगे फिर। देखें इलेक्टोरल प्रोसेस, आई मीन आई कैन मैं मेरा अपना इस पे आई फील ओपिनियन ये है कि ईरान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है थियोरेटिकली जो नजर आता है, इट इज अ हाइब्रिड ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सोल्यूट रूल। तो ये जो थियोक्रेसी कह सकते हैं, थियोक्रेसी फिलोसोफर किंग प्लेटो का जो रिपब्लिक का मॉडल है और उसको इस्लाम के साथ मिला लें, आई थिंक उसके साथ ज्यादा फिट करेगा। बट आई थिंक ये जो निजाम है इट इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल अनलेस यू आर सिटिंग ऑन ग्राउंड, क्योंकि बाहर से जो रिपोर्टिंग आती है वो काफी हद तक बायस भी होती है। देखिए बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पे है ऑपोजिशन, बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पे सेंटिमेंट है जैसे दूसरे मुल्कों में होता है ऑपोजिशन का, बट दैट डज नॉट मीन कि सारे लोग कल को खड़े हो जाएंगे और रिजीम चेंज करने के लिए जो है वो शुरू कर देंगे। अभी जो पेज़ेश्कियान आया, मैं आपको बताऊं मुज़म्मिल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेज़ेश्कियान इज नॉट इन फेवर ऑफ द निजाम ऑफ द विलायत फकीह या प्रिंसिपलिस्ट के साथ नहीं मैच करता उनका माइंडसेट। जो कालीबाफ साहब जो इलेक्शंस में लड़ रहे थे वो प्रिंसिपलिस्ट की तरफ से और सुप्रीम लीडर के निजाम की तरफ से आए थे, लेकिन उनको शिकस्त हुई। यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस मेरी नजर से अगर मैं देखूं तो मुझे इतनी कोई इलेक्टोरल इंटरवेंशन नहीं नजर आई ईरान की तरफ से कि प्रोसेस जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली रिग्ड हो। आप कह सकते हैं मे बी यू कैन आर्ग्यू अदर वे, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट मैटर, बट जो मुझे ग्राउंड पे रियलिटीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि ईरान में पीपल जेन्युइनली वांट टू कीप द विलायत फकीह, द सिस्टम ऑफ द सुप्रीम लीडर इंटैक्ट। और ये वाजे है, देखें आयतुल्लाह खुमैनी जो थे वो अपने बेटे को लगा के चले जाते, ये मोनार्की नहीं है, इट इज अ सिस्टम एंड इट इज इनडायरेक्टली आई थिंक डेमोक्रेटिक, यू कैन आल्सो से दैट, क्योंकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सिलेक्ट्स द सुप्रीम लीडर, जो कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इलेक्टेड होती है। मतलब आप ये समझते हैं कि इसीलिए ये रजीम चेंज करना इतना मुश्किल है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी बैक करती है इसको। पॉइंट टेकन। खालिद साहब, एक तो ये जो अमेरिकन क्लेम है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं इनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, दुनिया में कोई फ़ौज ऐसा हमला नहीं कर सकती थी जो हमने किया है। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपनी जो ये तमाम फैसिलिटीज़ के अंदर मौजूद था, फिसाइल मटेरियल हो सकता है या फिर जो दीगर चीज़ें सेंट्रीफ्यूजेस ETC, उसको मूव कर दिया था। IAEA भी ये कह रही है कि रेडिएशन डिटेक्ट नहीं की गई। तो फिर इस हमले की जो इंटेंसिटी है उसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इसने इतना नुकसान किया है कि ईरान काफ़ी साल पीछे चला जाए इस प्रोग्राम की डेवलपमेंट से, या फिर मिनिमल डैमेज है ये? देखिए, जहाँ तक तो टनेज से मैं वाकिफ़ हूँ, जिनकी बात कर रहे हैं कि ये B2 ऑलमोस्ट 40,000 पाउंड का वज़न उठा कर ले जाता है, बंकर बस्टर है, ऑलमोस्ट 60 मीटर तक पेनिट्रेट करते हैं ये बॉम्ब। और आपने देखा कि उन्होंने टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल भी सबमरीन से फायर किए शायद दूसरी साइड्स पर, और ज़्यादा इस जो कुम के पास इनका मेजर कॉम्प्लेक्स है, यानी जिसको आप सैटेलाइट से देख सकते हैं, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, टनल्स हैं, इंटरकनेक्टेड है। ये एक टनल नहीं थी जिसको मारे तो वो बस तबाह हो जाएगी और ये वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं था। जहाँ तक आप ये बात करें कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ईरान को आई एम श्योर डे 1 से पता था कि ये टारगेट जब भी हुआ होगा ज़रूर। तो उन्होंने भी, जो मैं पढ़ रहा हूँ, तकरीबन 90 मीटर तक अंदर बनाया हुआ था, हॉल्स हैं बहुत बड़े, इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। और ये देखने के बाद कि हमला आया जा रहा था, तो आई एम श्योर ईरान ने अपनी जो यूरेनियम इनरिचमेंट है या इनरिच्ड यूरेनियम है जो, उसको डेफिनेटली मूव कर दिया होगा। इतना तो नहीं होता। हाँ, जो डैमेज पॉसिबल है
वो भी अभी देखना पड़ेगा कुछ दिनों बाद, बिकॉज ये 90 मीटर तक इतने बड़े कंपाउंड को तहस नहस करना मुझे अभी नहीं लग रहा कि एक स्ट्राइक में हुआ होगा। डेफिनेटली कुछ स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, पार्शियल डैमेज हो सकता है, कहीं तक ये डेप्थ में पहुंच गए होंगे, कई जगहों पे नहीं होंगे, तो मुझे रिकवरेबल लगता है एक बात। और जैसे अगर यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो ले गए हैं अगर आउट ऑफ फिट, तो जाहिर है वो भी एक एलिमेंट उनके प्लस में है। जो इशू है जिसको मेरा कंसर्न है वो ये है कि जब इस तरह की टनेज की बॉम्बिंग होती है तो वो ये जो लेबॉर्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रातों रात नहीं बनता। ये 2005 से सैटेलाइट देख रहे थे इसको कि ये बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बन रही है, तो इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, बिकॉज ये हार्डन्ड होता है, सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है, और सबसे बड़ी बात है इसमें न्यूक्लियर का प्रोजेक्ट का काम होना होता है। तो इसलिए ये नहीं होता कि ये सॉफ्ट वॉल्स नहीं होती जो आसानी से ही बिल्कुल कोई एक बॉम्ब गिरेगा तो डैमेज हो जाएंगी। ये टिपिकल सिंपल जिसको हम सुरंग कहते हैं या टनल्स कहते हैं, ये वो वाली नहीं होती। ये बहुत हार्डन्ड होती हैं और पर्पस बिल्ड बनाई जाती हैं और जेहन में रखकर बनाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है आपने नोट किया होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी ये नहीं कहा कि कंप्लीटली रूल्ड आउट कि भाई अब कुछ नहीं रह गया। उन्होंने कहा बहुत हद तक सेफ कर दिया, बहुत हद तक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। अब एक चीज़ जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कमिंग डेज में वो ये है क्योंकि मोसाद का इसराइल का यहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क था और 13 तारीख को हमने क्या देखा, इतनी पर्सनैलिटी जो मारी गई वो सबसे बड़ा उधर था उनका फोकस। और दूसरा उन्होंने ईरान की सरजमीन से ही फायर किए ड्रोन सारे और ईरानियन एयर डिफेंस को हिट किया। तो मुझे जो लगता है जो उनका अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत सर्वाइव किया होगा, उसके थ्रू वो वेरीफाई ज़रूर करेंगे कि किस हद तक डैमेज हुआ है। तो आई फोरसी कि अगर उनको कंफर्मेशन ना हुई कि ये मुकम्मल तबाह हुआ है तो आई डू सी अनदर विजिट या रीविजिट इसी तरह के जहाज़ों। और खालिद साहब शॉर्टली ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की ब्लॉकेज की बात की है, ईरानियन पार्लियामेंट की तरफ से भी इस बात को आगे बढ़ाया गया, ये आपको लगता है पॉसिबल है? और अगर ऐसा होता है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा होंगे, पूरी दुनिया में एक शॉक वेव क्रिएट हो जाएगी उससे। देखिए हॉर्मोज़ बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह इसमें, लेकिन वो फिर अंग्रेज़ी में कहते हैं ईजियर सेड देन डन। वजह यह है कि हार्मोज को जब आप करना चाहेंगे तो आपको मल्टी प्रॉन्ग करना पड़ेगा। यू कैनॉट जस्ट सेंड द वॉरशिप्स के वो ब्लॉक कर दिया हमने। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज को ईरान को ये करते वक्त है वो है एयर का कंट्रोल। एयर का कंट्रोल उसके बाद ना होने के बराबर है। ऐसे जब आप प्रोजेक्ट्स टेकअप करते हैं तो यू हैव टू हैव एन एयर सुप्रीमेसी और एयर कंट्रोल होना चाहिए, और इस हद तक होना चाहिए जैसे अमेरिकन और एयरलाइन ने इराक के ऊपर किया था। ऑलमोस्ट नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाता है ऐसी जगहों पे कि कोई आएगा हम मार देंगे। वो कैपेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली मैं ईरान की नहीं देख रहा, और जब तक एयर की कैपेबिलिटी ना हो मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग होगा ईरान के लिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो एरियल सुपीरियरिटी लूज़ करना है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। अवैस साहब, एक और चीज़ जो पब्लिक ओपिनियन रहती है अमेरिका में हमेशा से, जिस तरह वियतनाम वॉर की अभी बात हो रही थी, उस वक्त भी बहुत प्रेशर था, अमेरिका के अंदर से भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब आकर जो द इकोनॉमिस्ट का सर्वे है 17 जून का, वो कहता है कि तकरीबन 16% सिर्फ लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो कि हिमायत करते हैं अमेरिका के इस जंग में दाखिल हो जाने की, 60% अपोज करते हैं, और इवन 53% जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी इस इनिशिएटिव के ख़िलाफ़ हैं। तो ये डोमेस्टिक प्रेशर कितना चेंज कर सकता है अमेरिकन पॉलिसी को, या आपको लगता है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए इस वक्त तो काफ़ी प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप पे। खुद जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं ट्रंप के, जो कल्ट फॉलोइंग है, उनका तो यही मानना था, और वो ये प्रेशर डाल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप पे कि आपने तो कहा था कि गैर मुल्की जंगें नहीं लड़ेंगे बाइडेन की तरह या डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह, आप तो वो पैसा जो है वापस लाएंगे अमेरिका। और आपने ये इशारा भी इस तरह दिया और रिफ्लेक्ट भी कर रहा था जब आप कतर और यूएई और सऊदी अरब के दौरे के बाद $100 of billion आप जो है अपनी झोली में लेकर आए अमेरिका। लेकिन ये क्या आप यूक्रेन और रूस की जंग भी आपने पीस इनिशिएटिव जो आपने लेना था वो वहां पे भी नहीं हुआ अमन, और अब आप मशरिक़ वस्ता में कूद रहे हैं। क्या आपने शाम का हाल नहीं देखा? क्या आपने इराक का हाल नहीं देखा? क्या आपने अफगानिस्तान का हाल नहीं देखा? तो ये आप जो रजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, कैसे आप गैर मुल्की जंग के अंदर हो सकते हैं? प्रेशर जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में इजराइल की सपोर्ट है, कांग्रेस के अंदर भी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में भी। तो मैं ये समझता हूं कि ये ओपिनियन इतनी मैटर नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो कल्ट फॉलोइंग है वो रहेगी। और दूसरी जानिब मैं आपको जो ठीक है, वैसे एक और सवाल मेरा ये था कि ये जो इंटरनेशनल रिस्पांस है, यूएन का अगर हम रिस्पांस देख लें तो वही एक जो रस्मी जुमले होते हैं कि ये अग्रेशन है और इससे दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ जाएगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब मुझे तो ये मालूम हो रहा है कि ये लीग ऑफ नेशंस की तरह की एक सूरत हाल बन गई है कि इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन
बिल्कुल पावरलेस दिखाई देता है। वॉर आफ्टर वॉर होती जा रही है और एक डेंजरस जोन में दुनिया दोबारा दाखिल हो रही है, जो कि इंटर वॉर पीरियड था जिस तरह से। आप अग्री करते हैं कि यूएनओ की जो इफेक्टिवनेस है वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है? मुज़म्मिल, इस पर तो आपको एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। जिस तरीके से बैनुल अक़वामी इदारों की जो साख है वो मुतासिर हो रही है और गैर फ़ाल हो रहे हैं, और वो 9/11 के बाद से शुरू हुआ था, जब आपने गुआंतानामो बे के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग कैदियों को रखा था और जेनेवा कन्वेंशन को पामाल किया था। वो उस वक्त की बात है जब आपने यूएन को धमकी दी थी कि आपकी इमारत यहाँ से मुंतकिल कर देंगे, आपका बजट कम कर देंगे, आपके इदारे। अब देख लीजिए, 2.25 साल हो गए, गजा के अंदर जो है जो जेनोसाइड हो रहा है मासूम फलस्तीनियों का, कितनी दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन आई है लेकिन वो वीटो हो जाती है। इस वक्त जो मौजू है वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ईरान जो इस वक्त तनहा खड़ा है, या ईरान जो कमजोर लगा है इजराइल या अमेरिका को, वो मशरिक वस्ता में बदलती हुई सूरत हाल की वजह से हुआ है। और ये आप देख लीजिए कि जिस तरह बशर अल असद रजीम चेंज हुई, जिस तरीके से हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह और दूसरे लीडर जो है एलिमिनेट किए इजराइल ने, जिस तरीके से इराक के अंदर उनकी प्रेजेंस कम हुई, तो मुझे लगता है कि मशरिक वस्ता के अंदर जो अस्करी असर रसूख है ईरान का, वो बहुत वीक हो गया है। मुजम्मिल, होगा ये कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से ईरान निकलेगा, उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस बढ़ेंगे, और जो अभी हमारे डिफेंस एनालिस्ट साहब कह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हुआ है फर्डो फैसिलिटी का, लेकिन स्टॉक पाइल्स कहीं होंगे। और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कह रहे हैं ईरान के कि आप हमसे सारा ले सकते हैं यूरेनियम, लेकिन हमारी नॉलेज नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी लंबी लड़ाई है और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो अज़ाइम है उसको खत्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हम नहीं कह सकते कि न्यूट्रलाइज हो गई है ईरान की जो सारी एम्बिशन है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इस पे जॉन जो बात अमेरिका की तरफ से पुट अप की गई वो यही थी कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस है कि 6 महीने से 1 साल के दौरानिए में ईरान जो है वो कैपेबल हो जाएगा कि वो वेपन ग्रेड यूरेनियम की जो पोटेंशियल है उसको रीच कर ले। लेकिन 2023 की एक अमेरिकन इंटेलिजेंस की ही रिपोर्ट है जो कहती है कि ईरान नहीं परसू कर रहा जौहरी हथियार। यही चीज़ हमने इराक का जो इन्वेजन था उससे पहले सुनी, बाद में माफ़ी मांग ली गई 5 से 6 लाख लोगों को एक्सटर्मिनेट करने के बाद। तो इस बार आपको लगता है कि वाहिद जो फोकस था अमेरिका का वो यही था, या फिर बैक चैनल जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि रेजीम चेंज रिक्वायर्ड था? और ईरान के अंदर क्या सेंटिमेंट है, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि आर दे रेडी टू गिव अप एवरीथिंग रिगार्डिंग देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एंड प्रोग्राम्स? देखें मुजम्मिल साहब, यहाँ पे जो अवामी जो सेंटिमेंट है वो मिक्स है। अच्छा, कुछ चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन तक बना दिया जाए और कुछ चाहते हैं कि नहीं बनाया जाए। बहरहाल ऑफिशियल्स का कहना ये और मुख्तलिफ यहाँ पे जो मुश्तहिद हैं उनका कहना ये है कि ईरान इसलिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। एक तो 1996 से कहते हुए आ रहे हैं नेतन्याहू साहब, कांग्रेस के सामने भी कहा, यूनाइटेड नेशंस के सामने मुख्तलिफ जगहों पे कहा, कहते हुए आ रहे हैं डेज अवे फ्रॉम मेकिंग अ बॉम्ब, मंथ्स अवे फ्रॉम मेकिंग अ बॉम्ब। तो स्क्रिप्ट तो यही रही है, बट द पॉइंट इज रिजीम चेंज। यस, आई डू अग्री विद यू ऑन दैट। दूसरी यहाँ पे जो जवाब देते हैं यहाँ पे मुश्तहिद, तो ये कहते हैं कि ईरान इसलिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा बिकॉज दे वांट टू डू राइट बाय हिस्ट्री। आगे जाके मिलेनियल्स लेटर ये सही नहीं देखा जाएगा, जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं उनको पॉजिटिवली शायद व्यू ना किया जाए। और ईरान के पास मौका है इस वक्त ये दिखाने का दुनिया को कि कैसे विदाउट क्रिएटिंग अ वेपन दैट कैन किल मिलियंस, पोटेंशियली मिलियंस ऑफ पीपल, इनोसेंट पीपल, किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करना है, वो मौका है ईरान के पास। अवामी तासुर और गवर्नमेंट लेवल पे दोनों पे जो है वो अवाम पे तो मिक्स रिएक्शंस है, लेकिन गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात नहीं है। प्रेशर के अंदर है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट तासुर यही दिया जाता है अवाम का कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इंपीरियल मशीनरी के थ्रू जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में धकेलने की कोशिश कर रहा है ईरान को, एंड पीपल हियर रियलाइज दैट। तो इसलिए वो खड़े में अपनी गवर्नमेंट के साथ, और जैसे कि पेज़ेशकियान साहब का भी मैंने कहा, भले रिफॉर्मिस्ट हैं, ही स्टैंडिंग विद द सुप्रीम लीडर। और जॉन शॉर्टली जो ट्रिपल एच की बात होती है, यानी कि हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस, उनका किरदार आगे चल के किस तरह देख रहे हैं? बहुत से इंपॉर्टेंट जो स्पीयर हेड्स हैं उनको टारगेट किया इजराइल ने रिसेंटली। देखें,
हमास लड़ रही है इस वक्त जंग, ठीक है, हिजबुल्ला कह देते हैं कि लीडरशिप चली गई, ठीक है, दे हैव बिकम इनइफेक्टिव। सीरिया में टॉपल हो गई रिजीम, वी कैन से दैट इज आल्सो बिकम इनइफेक्टिव। बट एट द सेम टाइम आप गेन्स भी देखें ना, उस पर काउंटर बैलेंस किस तरीके से हो रहा है। यमन में हुतीज जो है वो मजबूत हो गए। 2023-2024 में जो बाबल मंदब रेड सी है उसके अंदर स्ट्राइक्स किए, उन्होंने 60 वेसल्स को डिस्ट्रॉय किया है। वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स से उनके साथ सीज फायर कर ली कि भाई हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें नहीं छेड़ें। सऊदी अरब ऑन दी अदर एंड ईरान के साथ आ गया है, राइट। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सऊदी अरब का साथ आना, क्योंकि फिर जो प्रॉक्सीज हैं साउथ एशिया के अंदर और दूसरी जगहों पे उनकी जो अग्रेशन है वो खत्म हो रही है। इराक के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलबदर है, मुख्तलिफ इसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि पोलिसारियो फ्रंट को भी ईरान जो है वो फंड करता है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया भी जो है वो खड़ा हो गया है। देखिए जहां पे लॉसेस हो रहे हैं वहां पे गेन्स भी हो रहे हैं। ट्रिपल एच अगर चली गई है तो आई वुड से कि ईरान, मेरा पर्सनल जाती राय है, पहले तो ईरान को इतनी आई थिंक डायरेक्टली उनके पास इतनी है कि वो एंगेज कर सके, लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है साथ और पोटेंशियली ये ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ईरान कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ लॉट टू लूज। ये जो लोग ईरान के साथ लड़ रहे हैं दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग। सो आई थिंक इनका स्पिरिट कंपेरेबल नहीं है विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। फेयर इनफ। खालिद साहब, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि एरियल बॉम्बिंग्स तो होती रहती हैं दुनिया में, जहाँ पर भी हुई हैं वहाँ इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया कोई भी मुल्क। डू यू थिंक दे विल हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड्स? ऐसा पॉसिबल है किसी कैलकुलेशन में कि अमेरिका ये भी करने की कोशिश करे कि ईरान में फ़ौज भी अपनी स्टेशन होनी चाहिए और उसके लिए भी कॉर्नर करने की कोशिश करे ईरान को? देखिए, ये सवाल का जवाब देने से पहले हमें ईरानी कौम को देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट, मेरा ख्याल है जॉन हुसैन साहब ज़्यादा कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट कौम है। कौम भी बल्कि क्या तहजीब है हज़ारों सालों की, और जितना रिजॉल्व इन्होंने कई सालों में दिखाया है, पिछले 200 सालों में तकरीबन 8 जंगें लड़ी उन्होंने, तमाम की तमाम या तो विक्ट्री में हैं और इम्पोज उन पर की गई मोस्टली। तो रेजिलियंस तो बहुत ज़्यादा है। एक बात देखिए, जब वेज या गैप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा होता है तब ऐसा होता है। सिर्फ राइजिंग लाइन नाम रख लेने से एक ऑपरेशन कामयाब नहीं होते। राइजिंग लाइन आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए करता चलूँ मैं कि जब ये ईरान का झंडा है जिसके ऊपर अब दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है, ये पहले लाइन होता था यहाँ पर और वो शायरान का फ्लैग होता था। तो राइजिंग लाइन का लोग सिंबॉलिक वो किया जा रहा है कि शायद द लाइन इज़ कमिंग बैक। इस तरह नहीं लाइन वापस आता। मुझे नहीं लगता कि जितनी रेजिलियंस कौम है और जितनी कोहेसिवनेस उनके अंदर आ गई है अब। देखिए, एक्सटर्नल एग्रेशन, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। हिंदुस्तान ने हमला किया, पूरी कौम खड़ी हो गई पाकिस्तान के फ़ौज के साथ, और पर्टिकुलरली जो एग्रेशन थी उसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। लेकिन खालिद साहब, आपने पाकिस्तान की मिसाल दी ना, बड़ा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान की एरियल सुपीरियॉरिटी हमने देखी इस्टेब्लिश होती हुई और ईरान की बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गई। ये जो कंपैरिजन है इसमें बहुत फ़र्क नहीं है कि ईरान ने एयर सुपीरियॉरिटी लूज़ की है। आई एग्री विद यू। वो देखें, वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट जो इम्पोज करता है ना मुल्क एयर पावर के साथ, देखें एयर पावर की एजिलिटी होती है, सरप्राइज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स होता है और शॉक इफेक्ट होता है। और सबसे बढ़कर आजकल एयर पावर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये ईरान के खिलाफ क्या कर रहा है अमेरिका? ये फेवरेबल एनवायरनमेंट की कोशिश हो रही है ना एयर अप्लाई करके। तो पाकिस्तान ने भी ये किया, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ये हॉर्मोस का इंटरसेप्ट करने के यहाँ का आएंगे तो यहाँ एयर पावर की बड़ी ज़रूरत है। उनको शिद्दत से याद आएगा कि उनको एयरफोर्स एक बहुत स्ट्रांग, या जितनी भी वो स्ट्रांग कर सकते थे, करनी चाहिए थी। चाइना से उन्होंने आज तक कोई जहाज़ नहीं लिया, आप नोट करें जरा। रशिया ने प्रॉमिस किया S-400 का, वो डिलीवर हुआ या नहीं हुआ अभी तक हवा में है और कंडीशंस बड़ी सख्त हैं। तो उन्होंने ये जो एलिमेंट है, आजकल देखें एयर पावर के बगैर जंगें शुरू की जा सकती हैं, जंगें लड़ी जा सकती हैं, जंगें जीती नहीं जा सकती। वेरी ट्रू। वैसा फाइनली अब 2 फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा लगता ये है ईरान को, क्योंकि अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका है। ऑब्वियसली डायरेक्टली तो रिटेलिएट नहीं कर रहा है ईरान, लेकिन जो अमेरिकी वेपनरी है वो भी इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका बजाते खुद इसका हिस्सा बन चुका है। तो क्या लगता है कौन पहले एग्जॉस्ट होगा दोनों एडवर्सरीज़ की तरफ से, इजराइल और ईरान को अगर कंपेयर करें? और इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के, आपको लगता है कि ये अचीवेबल हैं या फिर एक लंबी जंग जिसमें एक स्टेलमेट की कंडीशन रहेगी वही चलता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अमेरिका और इजराइल के पास तो बहुत ही ज़्यादा वसाइल हैं और अमेरिका की सपोर्ट होना और इजराइल को और मुस्तकिल उनको हथियारों की फराहमी, तो इसका मतलब है कि ईरान के लिए एक मुश्किल वक्त है। और इस वक्त भी मुश्किल वक्त है। ईरान के पास 1700 से 3000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल एक अंदाजे के मुताबिक हैं। ईरान की रेजिलियंस, ईरान की हज़ारों साल की तहजीब, वो एक अलग बात है। लेकिन ईरान के साथ कौन से खलीजी रियासत खड़ी हुई है, कौन से अरब ममालिक खड़े हुए हैं? ईरान के 2 बड़े जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं
रशिया, जहां पर आज अब्बास अकराची साहब की मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन से, और दूसरा चाइना के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक अलायंस है और 20 साल का स्ट्रेटेजिक अलायंस है रशिया के साथ। क्या जब अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो क्या ये ईरान के साथ खड़े होंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूं कि ईरान की जो एग्जिस्टेंस है, ईरान की जो बका है, वो खलीजी रियासतों, पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ढाल के तौर पे काम भी कर रहे थे। मशरिक़ वस्ता और ईस्ट के दरमियान, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक दीवार थे। गो के मुझे और आपको बहुत इख्तलाफ हो सकते हैं इंसानी हकूक के, ख़वातीन के हकूक के हिसाब से, वहां के रिजीम के जो एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है इस्लाम का, वो नाफिज करने का, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने एक रेजिलियंस शो की है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इजराइल के लिए सख्त इकदाम, ये जवाबी कार्रवाई के बगैर कोई चारा नहीं है। जवाबी कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं? दो सिर्फ ऑप्शन मुझे नजर आती हैं, मेरा जो अंदाजा है। एक तो ये कि बहरीन के अंदर जो अमरीकी फौजी अड्डा है, क्योंकि वहां पे सुन्नी हुकूमत है और अक्सरियत में शिया पॉपुलेशन है, वहां पर अफोर्ड कर सकते हैं, खलीजी रियासतों में नहीं कर सकते। ना सिर्फ वो अरब ममालिक के अंदर जो फौजी अड्डे हैं वहां पे कर सकते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई मैं समझता हूं ईरान करेगा। और उसके बाद कई महीनों के बाद ये हो सकता है कि मुज़ाकराती मेज पर आए, लेकिन एक बहुत बड़ा और मुश्किल रास्ता है ईरान के लिए भी, और खासतौर पे ग्लोबल साउथ या मुस्लिम ममालिक। डिफिकल्ट फेज में दुनिया दाखिल हो चुकी है और ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है रिस्पॉन्ड करने के अलावा। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, अवैस तो ईमान हुसैन साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।